प्रमोट करता है। देखिए अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, तो जो पार्टियां या जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो इस देश में ऐसे मुसलमान हैं जो ये मानते हैं कि देखिए अरबी इस्लाम की जगह नहीं है, इस तरह के रेडिकल और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की जगह नहीं, वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? सईदा फलक, आप इनकी हिमायत क्यों कर रहे हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि हिजाब नई चीज है, पहले हिंदुस्तान में नहीं थी, तो मुझे ये बताइए घूंघट और पर्दा सिस्टम कब आया था इंडिया में, कैसा आया था? ये घूंघट और पर्दा सिस्टम, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। ये घूंघट और पर्दा सिस्टम मैं आपको बताऊं कब आया था? जब ये आक्रांता आकर यहाँ की बेटियों बहुओं को उठाकर ले जाने लगे ना, और उन पर इस तरह के बर्ताव करने लगे, तब से ये शुरू हुआ है। जब से इन्वेजन शुरू हुआ है, तब से घूंघट पर्दा शुरू हुआ है। जब से इन्वेजन शुरू हुआ है, जब से अरबी मुगली, जब से अरबी, तुर्की और मंगोल भारत में इन्वेजन कर रहे हैं, वही आ रहे थे। नहीं सईदा फलक, आप मुझे बताइए। नहीं मुगल्स रूल नहीं कर रहे हैं, जब से आक्रांता आना शुरू हुए, जब से आक्रांता आना शुरू हुए, आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं सईदा फलक। मैं जब से हिंदुओं को काट काट कर कंदहार और उस एरिया में पूरी तरह से हिंदू कुश रीजन, हिंदू कुश का मतलब जानती है? हिंदू कुश का मतलब जानती है आप? हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है, उसका मतलब जानती है? वो पहाड़ियां जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम कर उनको छोड़ दिया गया। ये आक्रांताओं की भाषा है। ये वही लोग हैं जो अरब, मंगोल और तुर्की, ये जब यहाँ आए थे और जिस तरह से यहाँ पर लूटपाट मचाया था, यहाँ पर बहनों बेटियों पर जिस तरह से अत्याचार किया था, तब से ये घूंघट की प्रथा शुरू हुई है। मैं आपको बताता हूँ। कभी सीता मैया की सूरत नहीं देखी थी? हाँ, देखिए नहीं, ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं पर भी घूंघट की बात ना रामायण में है, ना महाभारत में है। ना रामायण में है, ना महाभारत में घूंघट की बात है ही नहीं। आप पढ़ के आई नहीं। जब आपने खुद कुरान पाक को गलत पढ़ा है, तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं कि आप महाभारत और रामायण को ठीक पढ़ के आएंगी, जो हमारे संस्कृति में उसको पढ़ के आएंगी। मैं आपको बताऊं कि देखिए, सीता महाराज जनक जो थे, वो एक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक सेटअप के चुने हुए व्यक्ति थे, वो राजा नहीं थे। ये भी आपको पता है कि ऋग्वेद में भी गणतंत्र की बात है। ऋग्वेद में भी समान बात की, पुरुषों और औरतों में समानता की बात है। अर्धनारीश्वर का मतलब ही यही है कि पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं। तो जो आजादी पुरुष को होती है, वही आजादी स्त्री को होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो हर समाज में इसको बदलने की जरूरत है। सईदा फलक, मैं सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हैं, तो फिर आप ऐसी चीज को क्यों सही ठहराने की बात कर रही हैं, जो औरत जात को कैद करने की बात करता है, जो इस बात को ठहराने की कोशिश करता है कि जब तक आप ढके हुए नहीं हो, तब तक आप साफ नहीं हो, तब तक आप पाक नहीं हो। इस बात को आप कैसे मान सकती हैं? और एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, रुकिए अमीना शेरवानी, इससे पहले देखिए गलत बातें मत किया कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि इस जगह भारत में अगर हिंदू कुश का नाम पड़ा, एक पूरी पहाड़ी रेंज का हिमालय में हिंदू कुश का नाम पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, बहनों बेटियों का खुलेआम बीच सड़क पर खींचकर उनके साथ उनका नरसंहार किया गया, उनके साथ रेप किया गया। और ये सब अरबी, तुर्की, मंगोल जो यहां आए थे लूटपाट मचाने, उनकी वजह से हुआ था। ये भी आप पढ़ के याद रखिए। आप देखिए, आप अपनी बात अपनी तौर तरीके। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन का रूल चलेगा यहां पर, अरबी इस्लाम नहीं, यहां भारत की संस्कृति चलेगी। अमीना शेरवानी, सबसे बड़ी बात यह है, ये चाहे जितना चिल्लाएं, इनका एजेंडा ही कम्युनल है, लेकिन सबसे बड़ी बात अमीना जी, हमारे भारत की संस्कृति को अरबी इस्लाम की तरफ धकेलने की बात क्यों की जा रही है? सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, कई सारे ऑथर्स आप भी पढ़ चुकी हैं कि हमारा जिस तरह से यहां पर भारत में जिस तरह से एसिमिलेशन था, जिस तरह से सारी संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती थी, उस संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? ये था, नहीं है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल एक शाश्वत चीज है, इसको कोई कभी खत्म कर ही नहीं सकता, कोशिश कितनी भी कर ली जाए। और मैं कहूंगी कि जैसे 1000 बरस पहले हिंदू औरतों को घूंघट में डाला था, वो घूंघट उनको नहीं बचा पाया, क्योंकि घूंघट और हिजाब और औरतों को ढकने से औरतें नहीं बचती। औरतें जितनी ज्यादा पब्लिक लाइफ में आती हैं,
उतनी ज्यादा औरतें सुरक्षित होती हैं और समाज भी उतना ज्यादा सुरक्षित और सशक्त होता है औरतों के बाहर निकलने से। औरतों को बंद करने से औरतों का बहुत बड़ा नुकसान होता है और समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सईदा फलक को आज मैं कुरान का एक और लेसन दे दूं। कुरान में साफ लिखा है कि हर किसी को शादी अपनी चॉइस से करनी है। हिजाब का चॉइस तो नहीं है, मगर शादी का चॉइस जरूर है इस्लाम में। तो एक लड़की चूज कैसे करेगी अगर वो जिंदगी भर लड़कों से अलग रहेगी? लड़कियों को लड़कों को साथ मिलना है, जुलना है। डेटिंग आज से अमेरिका में शुरू है। इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया था, मिलो जुलो चुनो कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है, जो तुम्हारे दिल को भाए, जो तुम्हारे दिमाग को भाए, उसके साथ अपना ब्याह रचाओ। लड़कियों को बंद करने की कोई परंपरा इस्लाम में नहीं है। ये उसकी विकृति बनाई गई है इन लोगों ने अपने मंसूबों को पूरा करने की, क्योंकि औरतों को दबाकर इन लोगों को शक्ति मिलती है, इन लोगों को पावर मिलता है और मुफ्त की स्लेव होती है इनके पर घर में। विडंबना तो यही है, विडंबना तो यही है। कुरान ने साफ मना किया झाड़ू। देखिए विडंबना तो यही है आमना जी और अमीना जी कि ये अब औरतों को ही आगे कर कर अपने आप को कैद करने की मांग कर रही है कि ये सही चॉइस है। आमना जी अब देखिए इन्होंने औरतों को खड़ा कर दिया, कहा है कि देखो हमारी चॉइस है कि हमको कैद रहना है, तो हमको कैद। चॉइस बताओ। सर ये तो स्टॉकहोम सिंड्रोम तलाक के खिलाफ औरतों को बुद्धू बना के डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे थे। काली हिजाब से ढकी औरतों को लाए, एक आंख उनकी बस दिख रही थी। दस्ताने मोजे काले पहना के, काले कौवे बना के औरतों को ले आए सिंथेटिक बदबूदार हिजाबों में, या जो भी इनको ये कहते हैं। मौलाना साहब ने सीटी बजाई, औरतों ने प्लेकार्ड ऊपर किए। मौलाना साहब ने सीटी बजाई, औरतों ने मुड़ के अल्लाहू अकबर कहा। मतलब they were like automatons, they were like robots, they had no mind of their own, it was visible। नहीं तो फिर क्या, तो सबसे बड़ी बात आमना अंसारी, सबसे बड़ी बात ये जरूरत है कि भारत में बिल्कुल भारत चाहती हूँ विभिन्न पुष्प खिले, पूरा गुलिस्तान खूबसूरत हो हमारे। मैं मानता हूँ। और अमीना जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या लिबास पहनते हैं अपने घर में, आपको पूरी तरह से आजादी है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन नहीं, मैं लिबास की बात कर रहा हूँ। सुनिए, मैं प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहनावे देखिए, मैं पहनावे की आपके खुद के स्वतंत्र चॉइस की बात कर रहा हूँ। अमीना जी आप मेरी बात को नहीं समझी। एक स्कूल के अंदर सबको सामान्य शिक्षा देने की बात है, वहां पर स्कूल के रूल चलते हैं, वहां अपने पर्सनल नियम नहीं चलते। आमना जी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अगर 30 करोड़ मुसलमान हैं तो उसमें से कम 15 करोड़ तो महिलाएं हैं। तो अगर 14 करोड़ महिलाएं, तो इन 14 करोड़ महिलाओं में से क्या मेजॉरिटी चाहती है कि अपने आप को कैद रखे या आजाद रखे? तो क्या उनको बताने की जरूरत नहीं है आमना जी? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटी चाहती है कि वो अपने आप को कैद रखे, क्योंकि आप स्कूल में देख लीजिए 75 लड़कियां हैं जो हिजाब और बुर्का नहीं लगाती थी, ये 8 लड़कियां हैं, और यही रेशियो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि मैं पासमानदा मुस्लिम में से आती हूँ, मूल निवासी मुस्लिम हम बोलते हैं अपने आप को। मेरे खानदान की जो औरतें हैं वो कभी खेतों में काम किया करती थी, कभी बुनकर में अपने पतियों की हाथ बटाया करती थी। आपको लगता है कि हमारी औरतों को कभी सोचा भी होगा हिजाब बुर्का लगाने का? ये उनके पास ये ही नहीं था, उन्हें काम करना होता था। जी, और मैंने तो ये रियलिटी हमारे देश की है। मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन आप सबको सोचने की जरूरत है कि चॉइस की तो आजादी है, लेकिन सही चॉइस करने का, इसके लिए तो भगवान ने आपको ये दिया है, बुद्धि दी है, तो उसका भी प्रयोग करना आवश्यक है। 75 और 8 ये बात आमना जी ने कही, हमको भी सोचने की जरूरत है। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच एक बार फिर रूस की तरफ से दावा किया गया कि वो यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद अपने टैंकों को वहां से हटा रहा है, लेकिन उसके इस बात पर अभी कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। और इसके पीछे वजह यह है कि इससे पहले भी रूस ने यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक उसकी सेना यूक्रेन की सीमा पर ही टिकी हुई है, मौजूद है, जिसके बाद अमेरिका ने इस बात का शक जाहिर किया था कि कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। एक बार फिर रूस ने इस बात का भरोसा दिया कि वो यूक्रेन सीमा से अपने टैंकों को हटा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वहां युद्ध के हालात बनते नजर आते हैं।
तो 7 दिन बाद क्या विश्व युद्ध शुरू होगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि रूस तो एक तरफ दावा कर रहा है कि वो अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस ले रहा है, कुछ सैन्य टुकड़ियां उसने वापस ले ली है, लेकिन जो तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं वो बताती हैं, खासतौर से अमेरिका के व्हाइट हाउस के जरिए हो या फिर यूक्रेन की तरफ से हो, कि अभी तक कोई भी सैन्य टुकड़ी जो है रूस की तरफ से हटाई नहीं गई है। तो सवाल इस बीच ये भी खड़ा होता है कि क्या रूस सैन्य टुकड़ियों को हटाने के नाम पर जो दावा कर रहा है वो महज छलावा है या फिर वाकई रूस ये कदम यहां पर उठा रहा है। तो यूक्रेन की सीमा से रूस क्या पीछे हटेगा, क्योंकि रूस ने पीछे हटने का भरोसा तो दिया, सीमा से रूस अपने टैंकों को हटाएगा, ये बात तो सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले भी रूस ने ये भरोसा यहां पर दिया था, भरोसा देने के बावजूद रूस नहीं हटा।